नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 70 राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, लक्ष्मीकांत। यहाँ किस किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो रीजनल पार्टीज का इंट्रोडक्शन, रीजनल पार्टीज के फीचर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनल पार्टीज, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज और रीजनल पार्टी के होने के क्या क्या नुकसान हैं, डिसफंक्शंस ऑफ रीजनल पार्टीज, इन सबको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर कह लीजिए कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज। भाई बहुत सारी रीजनल पार्टीज प्रेजेंट है इंडिया में और ये रीजनल पार्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। ये लोकल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, स्टेट लेवल पे भी प्ले करती हैं और नेशनल लेवल पे भी प्ले करती हैं। और इनका रोल और इंपॉर्टेंट हो गया है एक और सेंस में कि भाई आज की डेट में कोलिशन पॉलिटिक्स का जमाना है। कोलिशन पॉलिटिक्स समझते हैं ना कि भैया सरकार बनाने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर रही हैं, जो कि एक पार्टी के बस के तो रही नहीं कि मेजोरिटी प्रूव कर पाना। ये तो 2014 और 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन इससे पहले कई सालों तक पूर्ण बहुमत इंडिया में नहीं था। ठीक है, तो कोलिशन पॉलिटिक्स में रीजनल पार्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। आज की डेट में अगर पिछले 10 सालों या पिछले 6-7 सालों का अगर आप इंडिया देखो, 2014 से लेकर अब तक का 7 सालों का, उसमें रीजनल पार्टीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो पाई हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है सेंटर में, लेकिन जब एक पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता है सेंटर में, तब ये रीजनल पार्टीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखते हैं, बात करते हैं फीचर्स ऑफ रीजनल पार्टी के बारे में। क्या फीचर्स बताए गए हैं? तो भाई देखिए, रीजनल पार्टीज एक पर्टिकुलर स्टेट में या स्पेसिफिक रीजन में ऑपरेट करती हैं और इनका जो इलेक्टोरल बेस होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। इलेक्टोरल बेस मतलब जिनके वोट ये मांग रहे होते हैं, जो लोग, जिस विचारधारा के लोग इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो बहुत लिमिटेड होते हैं। ज्यादातर वो एक इलाके में होंगे और एक इलाकों में भी हो सकता है कि वो एक सेपरेट कल्चरल ग्रुप हो, एक सेपरेट रिलीजियस ग्रुप हो, एक सेपरेट भाषा बोलने वाला ग्रुप हो या एक सेपरेट एथनिक ग्रुप हो। तो रीजनल इंटरेस्ट और उस रीजनल इंटरेस्ट में भी किसी कल्चर, किसी रिलीजन, किसी लैंग्वेज या किसी एथनिसिटी से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप होगा जो इस पर्टिकुलर रीजनल पार्टी को सपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो कास्ट के नाम पे जो आधारित पॉलिटिक्स होती है, इसमें आप जोड़ सकते हो इसको। फिर भाई, इट इज प्राइमरली कंसर्न विद एक्सप्लॉइटिंग द लोकल रिसोर्सेज ऑफ डिस्कंटेंट एंड प्रिजर्विंग अ वैरायटी ऑफ प्राइमोर्डियल डिमांड्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कास्ट और कम्युनिटी और रीजन। कहने का मतलब यह है कि भैया लोकल सोर्सेस ऑफ डिस्कंटेंट मतलब कि भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर, किसी पर्टिकुलर रीजन के आधार पर ये लोग कंटेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब डिसकंटेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं और जाति, भाषा, कम्युनिटी, रीजन के आधार पर ये फायदा उठा के चीजें करवाना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? मतलब लोकल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करना, ऐसे लोकल रिसोर्सेस को जहां पे आप छोटे छोटे मुद्दों को उठा के, रिलीजन के मुद्दों को उठा के, एथनिसिटी के मुद्दों को उठा के अपनी डिमांड मंगवा सको, ये इनका टारगेट होता है। ठीक है भाई। फिर दे फोकस ऑन लोकल इश्यूज। अच्छा, ये अपना टारगेट पूरा कैसे करते हैं? लोकल और रीजनल इश्यूज पे ये लोग फोकस करते हैं और उन लोकल और रीजनल इश्यूज का फायदा उठा के ये लोग पावर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं एट द स्टेट लेवल। ठीक है ना? ये अलग बात है कि ये पार्टीज इतनी बड़ी नहीं होती कि ये पूरे देश की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए। चूंकि देखिए, रीजनल पार्टीज कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती कि वो केंद्र सरकार के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल बना पाए। हाँ, वो केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर डालती हैं अपने कुछ रीजनल इंटरेस्ट के लिए, जैसे कि तमिलनाडु में तमिल इशू को लेके और वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश के साथ रिश्तों के इशू को लेके अक्सर कर वहां की रीजनल पार्टीज हमारी केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर डालती हैं, क्योंकि वो रीजनल पार्टीज इन्हीं सेंटीमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके कहीं ना कहीं पावर में आई हैं इन इलाकों में। फिर आगे बात करते हैं, दीज रीजनल पार्टीज हैव अ पॉलिटिकल डिजायर फॉर ग्रेटर रीजनल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन में लोकल लेवल पे स्टेट्स को ज्यादा ऑटोनॉमी मिले, स्टेट्स को ज्यादा ताकत मिले, ये पॉलिटिकल डिजायर होती है इन पर्टिकुलर रीजनल पार्टीज की। ठीक है भाई। फिर आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनल पार्टीज। देखिए, इंडिया में रीजनल पार्टीज को किस किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है। बहुत सारा इंटरफेरेंस और ओवरलैपिंग भी दिखेगा आपको यहाँ पे। सबसे पहले वो रीजनल पार्टीज आती हैं जो कि किसी रीजन के कल्चर पे या एथनिसिटी पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डीएमके एंड एआईएडीएमके ऑफ तमिलनाडु, तेलुगु देशम पार्टी आंध्रा, शिवसेना महाराष्ट्र, असम गण परिषद असम, मिजोरम नेशनल फ्रंट मिजोरम, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड। तो ये वो रीजनल पार्टीज हैं जो कि रीजनल कल्चर और एथनिसिटी,
यानी कि भाई कहीं ना कहीं डीएमके एआईएडीएमके अपने आप को तमिल कॉज से एसोसिएट करती हैं, जम्मू एंड कश्मीर वाले अपने आप को नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर कश्मीरी आइडेंटिटी से अपने आप को जोड़ती हैं, शिरोमणि अकाली दल पंजाबी आइडेंटिटी से अपने आप को जोड़ता है। तो आपने अपने रीजनल कल्चरल आइडेंटिटी को पकड़ लिया, एथनिक आइडेंटिटी को पकड़ लिया और उसके बेसिस पे आपने पार्टी बना दी। कुछ ऐसी रीजनल पार्टीज भी होती हैं जिनका एक ऑल इंडिया आउटलुक होता है लेकिन नेशनल इलेक्टोरल बेस नहीं होता, मतलब वो सोचते तो पूरे इंडिया के हिसाब से हैं, भारत के हिसाब से हैं, लेकिन पूरे भारत में इस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं है। इसमें आती है इंडियन नेशनल लोक दल, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। फिर भाई कुछ ऐसी रीजनल पार्टीज बनी है जो बड़ी बड़ी पार्टीज से टूट के छोटी छोटी अलग हो गई, जैसे बंगला कांग्रेस, भारतीय क्रांति दल, उत्कल कांग्रेस, केरला कांग्रेस, तेलंगाना प्रजा समिति, बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, जनता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, समता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस। इस एक स्प्लिट का आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक पार्टी यहां पे आपको नजर आ रही है, राष्ट्रीय जनता दल। ये राष्ट्रीय जनता दल किसकी पार्टी है? तो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है। शायद पूरे देश में ही लोग लालू प्रसाद यादव जी को जानते होंगे, बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां पे तो बहुत सारे लोगों के लिए हीरो भी हैं वो। तो ये जो पार्टी थी, 5 जुलाई 1997 को बनी जनता दल से टूट के। तो राष्ट्रीय जनता दल एक एग्जांपल है कि जनता दल से टूट के कैसे ये पार्टी बनी। समझ गए भाई? तो बेसिकली ये जो जितनी भी पार्टीज आपको तीसरे नंबर वाले पॉइंट में दिख रही हैं, ये किसी ना किसी नेशनल पार्टी से टूट के बनी हुई है। उसके बाद कुछ ऐसी रीजनल पार्टीज होती हैं जो कि अपने इंडिविजुअल लीडर्स के कैरिज्मा पे आधारित होती हैं, और जब तक वो इंडिविजुअल लीडर्स रहते हैं तब तक इन पार्टी की एग्जिस्टेंस रहती है। जैसे ही वो इंडिविजुअल लीडर्स नहीं रहते, उनकी मृत्यु हो जाती है या वो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर कर जाते हैं, इन पार्टीज का सिग्निफिकेंस भी खत्म हो जाता है। तो ये पार्टीज पर्सनलाइज्ड पार्टीज होती हैं, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं, जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, हिमाचल विकास कांग्रेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम समझते हैं कि इन रीजनल पार्टीज के राइज की वजह क्या है। इनके इमरजेंस की बहुत सी वजह है। पहली वजह, कल्चरल एंड एथनिक प्लूरिज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडिया में नाना प्रकार के कल्चर और एथनिसिटी के लोग हैं, और इस कल्चर और एथनिसिटी के एलिमेंट को एक्सप्लॉइट करके बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मेजर पॉलिटिकल गेन्स करना चाहती हैं। तो भाई ये भी वजह है रीजनल पार्टीज के बढ़ने का। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड रीजनल इम्बैलेंसेस, ये भी एक वजह है। डिजायर ऑफ सर्टेन सेक्शंस और एरियाज टू मेंटेन सेपरेट आइडेंटिटी ड्यू टू हिस्टोरिकल फैक्टर्स। तो भैया कुछ इलाके अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तमिलनाडु की बात करो तो तमिलनाडु में जो सक्सेसिव पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, उनकी पूरी कोशिश रही है कि हिंदी उनके इलाके में आगे ना बढ़ पाए। किसी और स्टेट ने हिंदी की प्रोपोगेशन को उस लेवल पे नहीं रोका है जितना तमिलनाडु को रोका है। कहीं ना कहीं वो अपनी तमिल लैंग्वेज को इस हद तक प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि वो बाहर की लैंग्वेजेस को अंदर नहीं आने देना चाहते। तो आप कह सकते हो कि इट हैज अ डिजायर टू मेंटेन अ सेपरेट आइडेंटिटी। फिर भाई सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ डिपोज्ड महाराजाज एंड डिस्पसेस जमींदार। पहले के जमाने पे जो बड़े बड़े राजे महाराजे और जमींदार हुआ करते थे, जिनकी अपने अपने इलाके में बहुत चला करती थी, डेमोक्रेसी आने के बाद इनकी चलना बंद हो गई। इनकी जो पहले की धाक हुआ करती थी वो बंद हो गई। तो इन्होंने अपनी धाक को फिर से मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बना ली, चूंकि पैसा बहुत ज्यादा है। उसके बाद कभी कभी जो नेशनल पॉलिटिक्स होती है ना, वो रीजनल एस्पिरेशंस को मीट नहीं कर पाती। तो कांग्रेस और बीजेपी जैसे पार्टी पूरे देश को समझ के काम करते हैं, पूरे देश को एक यूनिट समझ के काम करते हैं। उस चक्कर में कभी कभी होता यह कि रीजनल इंटरेस्ट इग्नोर हो जाते हैं, और अगर रीजनल इंटरेस्ट इग्नोर हो जाएंगे तो कोई ना कोई रीजन में एक ग्रुप ऑफ पीपल आके एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी बना के लोगों से वोट डलवा के अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट्स बने, तो आंध्रा से शुरुआत हुई, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, हरियाणा, ये सब भाषा के आधार पर ही बने हैं। और जब स्टेट भाषा के आधार पर बनता है तो भाषा के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। रीजनल लीडर्स की कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, तो एमजीआर, एमजी रामचंद्र राव, एनटी रामाराव, ये कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी वाले जो लोग हैं, इन्होंने अपनी पर्सोना के बेसिस पे ही पॉलिटिकल पार्टी बना दी। बड़ी बड़ी लार्ज पार्टीज के बीच में फैक्शनलिज्म हो जाता है, कोई किसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, कोई किसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, कोई के कुछ अलग फॉलोवर्स हो गए, कोई के कुछ अलग फॉलोवर्स हो गए, पॉलिटिकल पार्टी टूट गई। जैसे कि जनता दल से टूटी थी कौन सी? राष्ट्रीय जनता दल 1997 में, 1997 में। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। फिर भाई शुरुआत में जो कांग्रेस पार्टी थी, दैट वाज द डोमिनेंट पार्टी एट द सेंटर। पूरे देश में कांग्रेस की धाक चलती थी, इसकी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी। तो रीजन में लोगों को ज्यादा कुछ करने को मिल नहीं पाता था। लोगों को रीजन में सेंटर की पॉलिसीज के हिसाब से चलना पड़ता था। लोगों के रीजनल एस्पिरेशंस पे ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसके चलते रीजनल पार्टीज को एक पुश मिला। सेंटर लेवल पे देयर वाज अ absence of a strong opposition party।
देखिए, जब सेंटर के लेवल पे एक पार्टी रूलिंग पार्टी है और अगर एक पार्टी अपोजिशन में स्ट्रांग हो गई तो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी पूरे देश में फैले होंगे। क्योंकि सेंटर में अगर आपको एक स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी होना है तो वो जो अपोजिशन वाली पार्टी है ना, उसका भी पैन इंडिया बेस होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1990s में और 2000 से लेकर 2010 तक अगर सेंटर पे कांग्रेस राज कर रही थी तो भाई अपोजिशन में बीजेपी बैठी थी और बीजेपी की पैन इंडिया प्रेजेंस थी। आज की डेट में बीजेपी पावर में है, कांग्रेस अपोजिशन में। अब भले ही कांग्रेस पहले जितने ज्यादा एमपीज ना रखे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो पकड़ है ना, वो पैन इंडिया बेसिस पे। अब जब पैन इंडिया बेसिस पे किसी भी अपोजिशन पार्टी की पकड़ कम होगी तो जो रीजनल पार्टीज हैं वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होने लगेंगे और इंडिया में ऐसा देखा गया है। फिर कास्ट और धर्म के आधार पे भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती हैं। ट्राइबल ग्रुप्स को एलिनेट किया गया है, उनके अंदर डिसकंटेनमेंट है, इस आधार पे भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ रीजनल पार्टीज। अब देखिए, जो रीजनल पार्टीज हैं इन्होंने एक बेटर गवर्नेंस दी है, एक स्टेबल गवर्नमेंट दी है एक रीजनल लेवल पे। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई कैसे इन रीजनल पार्टीज का जो रोल रहा है ये एक पॉजिटिव सेंस में भी रहा है। तो भाई अच्छी गवर्नेंस देना, एक स्टेबल गवर्नमेंट देना, क्योंकि क्या बात है कि जो पार्टी सेंटर में डोमिनेंट होती है उसका एक सेंट्रलाइजिंग एजेंडा होता है, नेशनल एजेंडा होता है। और ज्यादातर केसेस पे ये देखा गया कि जो नेशनल एजेंडा होता है वो लोकल रीजनल एजेंडा से थोड़ा अलग होता है। फिर भाई ये जो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम था, खासकर कांग्रेस पार्टी जो कि पूरे देश में डोमिनेट कर रही थी, इस ट्रेंड को तोड़ने में रीजनल पार्टीज ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट के रिलेशंस को रिफॉर्म करने में इन रीजनल पार्टीज ने एक बहुत मेजर रोल किया है। होता क्या था कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस स्ट्रेन होने लगे जब स्टेट में रीजनल पार्टीज उठने लगी। ठीक है, क्योंकि भाई ये जो रीजनल पार्टीज थी वो अपने स्टेट के लिए ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगी, ज्यादा पैसे की डिमांड करने लगी। कुछ समय तक तो सेंटर ने उस डिमांड को दबाने की कोशिश किया, कुछ समय बाद सेंटर को भी समझ में आया कि भाई कहीं ना कहीं तो डिमांड माननी ही पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन भी तो लड़ने हैं ना। अभी लोकसभा के इलेक्शन में सेंट्रल पार्टी ने अगर लोगों की बात नहीं सुनी तो फिर लोकसभा के इलेक्शन में भी रीजनल पार्टीज को वोट पड़ने लगेंगे। फिर क्या करेगी सेंट्रल सरकार? समझ गए बात को? फिर आगे बात करते हैं। They have made the politics more competitive and popular perception in the political process more extensive at the grassroots level. पॉलिटिक्स को ज्यादा कॉम्पिटिटिव कर दिया है। अब स्टेट लेवल पे एक ऐसा प्लेयर आ गया है जो स्टेट के लोगों को लगता है कि उनके लिए सीधे सीधे काम करेगा। अब सेंट्रलाइज्ड पार्टी को स्टेट के लेवल पे लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि भाई हम उनके लिए काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं तो एक्चुअली में काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो वोटर्स हैं ये वोटिंग के समय पे बदला ले लेंगे। और कहीं ना कहीं वोटर्स के पास चॉइस बढ़ गई है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में चॉइस बढ़ गई। तो पहले बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई इस तरीके की कुछ पार्टीज हुआ करती थी, अब बहुत पार्टीज आ गई हैं। और कहीं ना कहीं वो बहुत सारी पार्टीज वोटर्स को चॉइस देती हैं कि भाई वो अपने स्टेट के हिसाब से, अपनी रीजन के हिसाब से, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने हिसाब से वोट दे सकते हैं। लोगों की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ गई है, लोगों का जो इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में वो बढ़ गया। पहले लोग वोट नहीं डालते थे, सोचते थे भाई हम तो छोटे लोग हैं, वोट डाल के क्या ही हो जाएगा। आज की डेट में भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है ना भाई। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को ये पता चल चुका है कि रीजनल इश्यूज के ऊपर जो पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, वो वोट मांग रही हैं। तो अगर हम उनको वोट देंगे तो हमारे जो लोकल इश्यूज है वो सॉल्व हो सकते हैं। तो पहले जो लोग, जब एक पार्टी डोमिनेट करती थी, वोट डालने भी नहीं जाते थे, अब वो सब वोट डालने जाने लगे हैं। फिर भाई ये जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट को चेक करती हैं। केंद्र की सरकार जो जबरदस्ती के अपने नियम कानूनों को नीचे इंपोज कर रही होती है उसको एक चेक करती हैं। कौन? ये रीजनल पार्टीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब कांग्रेस पार्टी सेंटर पे रूल करती थी तो कुछ इश्यूज पे अगर कांग्रेस पार्टी पुश कर रही है तो पुश बैक करेंगी कौन? रीजनल पार्टीज। और जब कांग्रेस पार्टी को समझ में आएगा कि लोग रीजनल पार्टीज के साथ हैं तो कांग्रेस पार्टी भी थोड़ी ढीली पड़ जाएगी। और कहीं ना कहीं इस तरीके की जो टेंडेंसी है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो माइनॉरिटी में है उनका भी ध्यान रखना है, जो मेजॉरिटी में उनका भी ध्यान रखना है। तो रीजनल पार्टीज लोकल लेवल पे लोगों का ध्यान रख रही हैं, और जिस हद तक लोकल लेवल पे लोगों का ध्यान रखना चाहिए, कहीं ना कहीं केंद्र की पार्टी भी अब इस बात पे ध्यान दे रही है। और कहीं ना कहीं केंद्र की जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, केंद्र की जो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी है, उसको एक्सपोज कर दिया है रीजनल पार्टीज ने। जब ये रीजनल पार्टी किसी एक इलाके में बहुत डोमिनेंट होने लगी और केंद्र की पार्टी की बात माननी इन्होंने बंद कर दी, तब आप देखो कि भाई गवर्नर्स को उखाड़ के बाहर फेंका जाने लगा। इंदिरा गांधी जी के राज में जाने कितने गवर्नरों को बर्खास्त कर दिया गया, जाने कितने ही स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, ऑर्डिनेंसेस के थ्रू
लेजिस्लेशंस किए गए, रिजर्वेशन ऑफ बिल्स, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास किया, वो बिल गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए गया, गवर्नर ने उसको प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के रिजर्व कर दिया। इस प्रकार की टेंडेंसीज बहुत देखी जाने लगी जब रीजनल पार्टीज ताकतवर होने लगी। इससे लोगों को यह मालूम पड़ा कि भाई ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट के लेवल पे, रीजन के लेवल पे मुद्दों को उठाएगी तो सेंट्रल पार्टी को पसंद नहीं आएगा। सेंट्रल पार्टी रीजनल मुद्दों को इतना ध्यान नहीं देती है, तो इस चक्कर में जो लोगों का सपोर्ट था वो पूरी तरीके से रीजनल पार्टी के पास चला गया। और जब लोग एक लिमिट से ज्यादा रीजनल पार्टी को सपोर्ट करने लगे तो पब्लिक डिस्कंटेंट उठने लगा, जुडिशरी प्ले में आ गई, मीडिया में रिपोर्टिंग होने लगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ा। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट 356 जैसी चीजों को उतनी तेजी से इस्तेमाल नहीं करती जितनी तेजी से पहले इस्तेमाल किए जाते थे। भैया इंदिरा गांधी जी तो जब मन आता था कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगाती थी, जब मन आता था गवर्नर को बर्खास्त कर देती थी। अरे दूसरे पॉलिटिकल पार्टी वाले स्टेट के गवर्नर के साथ साथ उन्होंने अपने कांग्रेस के ही गवर्नर को बर्खास्त कर दिया कई बार, तो जब उन्होंने इंदिरा गांधी जी की बात के सामने थोड़ी सी भी टी की। इस हिसाब का मतलब एटीट्यूड था इंदिरा गांधी जी का एक समय पे। वैसे तो बहुत पॉपुलर लीडर थी, बट एक समय पे बहुत डिक्टेटोरियल हो गई थी वो, जिसके चलते इमरजेंसी आ गई, जिसको हमारे देश का एक काला आप 7 साल का जाता। अगर इमरजेंसी नहीं लगी होती ना तो इंदिरा गांधी जी की आज की डेट में बहुत इज्जत होती। आज भी इज्जत है, जो थोड़ा बहुत इंदिरा गांधी जी को क्रिटिसिज्म मिलता है वो इमरजेंसी काल की वजह से ही मिलता है। उसके आगे बात करते हैं। आफ्टर द डॉन ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, द रीजनल पार्टीज हैव एज्यूम्ड एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स। देखिए, डॉन ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स कहना मतलब क्या है? डॉन क्या होता है? फर्स्ट लाइट ऑफ द डे। यानी कोलिशन पॉलिटिक्स का जब एरा शुरू हुआ, ये 1967 1970 से शुरू हुआ। होगा क्या कि भाई पहले तो कांग्रेस पार्टी सेंटर में पूरे देश में डोमिनेंट थी, तो एक ही पार्टी रूल था, कोई अपोजिशन था नहीं। धीरे धीरे जब अपोजिशन आना शुरू हुआ और लोकसभा की सीटें अपोजिशन पार्टीज ने जीतनी शुरू की, रीजनल पार्टीज ने जीतनी शुरू की, तो अब सेंटर में लोकसभा में सरकार बनाने के लिए रीजनल पार्टी की जरूरत है, तो कोलिशन पॉलिटिक्स शुरू हो गई। ठीक है, गठबंधन की सरकार शुरू हो गई। और गठबंधन की सरकारों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसको स्टेट गवर्नमेंट की भी बात माननी पड़ेगी, मतलब स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज की बात माननी पड़ेगी, रीजनल इश्यूज को भी कंसीडर करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, कोलिशन पॉलिटिक्स नो डाउट स्टेट के लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सामने लेके आती है, लेकिन कोलिशन पॉलिटिक्स हमेशा अच्छी नहीं होती। कहीं ना कहीं हमारा जो देश आज की डेट में इतना तेजी से डेवलप नहीं कर पाया है जितना तेजी से चाइना डेवलप किया है, वो कोलिशन पॉलिटिक्स उसकी एक बहुत मेजर वजह है। अब हम इस चीज को खंगालेंगे किसमें? डिसफंक्शंस ऑफ द रीजनल पॉलिटिक्स, रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टीज के होने के नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है? सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट कि ये रीजनल पार्टीज अपने रीजनल इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इनके लिए नेशनल इंटरेस्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। ये जो भी पॉलिटिक्स करते हैं उस पॉलिटिक्स में हमेशा इनका रीजन इंपॉर्टेंट होता है, देश का इशू इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है वो हेविली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। भाई श्रीलंका के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स बॉडी में वोट पड़ना था। ओके, उस समय पे चाइना श्रीलंका को ओपनली सपोर्ट कर रहा था, श्रीलंका सपोर्ट देख रहा था। अब इंडिया को अगर अपने इमीडिएट नेबरहुड में सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, इमीडिएट नेबरहुड में अगर इंडिया को धकधका, आप समझ लीजिए कि दबदबा फैलाना है अपना, इंडिया को अपनी औकात बढ़ानी है अपने इमीडिएट नेबरहुड में, तो श्रीलंका वेरी इंपॉर्टेंट है। अब श्रीलंका के पर्सपेक्टिव सोचिए, वो चाइना इंडिया दोनों को देख रहा है, तो भाई तमिल इशू पे श्रीलंका को सपोर्ट करे इंडिया या अपोज करे? अब अगर केंद्र सरकार श्रीलंका के साथ रहना चाहती है और तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उठ गई है, तमिलनाडु बोल रहा है कि तमिल इशू को लेके आप श्रीलंका के अगेंस्ट वोट करिए यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स बॉडी में। अब फंस गया केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार क्यों फंस गई? क्योंकि भाई तमिलनाडु के जो एमपीज हैं, अगर केंद्र की सरकार ने श्रीलंका के अगेंस्ट वोट नहीं किया यूएन की ह्यूमन राइट्स बॉडी में, तो भाई ये जो तमिलनाडु के एमपी हैं वो अपना सपोर्ट खींच लेंगे, सपोर्ट खींच लेंगे, सरकार गिर जाएगी। तो जब आप डिसीजंस सेंट्रल लेवल पे सरकार के बनने या गिरने के हिसाब से लेने लगते हो ना, तो उसको एक सोवरेन डिसीजन नहीं बोला जाता है, उसको एक कॉम्प्रोमाइज डिसीजन बोला जाता है। और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है किसका? रीजनल पार्टीज का। मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया। फिर कहीं ना कहीं इन रीजनल पार्टीज की वजह से रीजनलिज्म, कास्टिज्म, जातिवाद, भाषावाद, ठीक है ना, कम्युनलिज्म, ट्राइबलिज्म, ये सब भी होने लगा है, जिसके चलते नेशनल इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। एक जगह के लोग दूसरी जगह से लोगों से नहीं जुड़ पाते हैं, एक कास्ट के लोग दूसरी कास्ट के लोगों से नहीं जुड़ पाते हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से नहीं जुड़ पाते हैं। फिर भाई कहीं ना कहीं
रीजनल पार्टीज के चलते में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट रिजॉल्व ही नहीं हो पाते हैं। दो स्टेट्स हमेशा पानी के लिए लड़ते ही रहते हैं, और पानी के लिए दो स्टेट्स लड़ रहे हैं ये बहुत आम बात है। इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन है। नॉर्थ ईस्ट में आसाम का नागालैंड से, त्रिपुरा से, उसके आसपास जितने स्टेट्स हैं सबसे ही बवाल चल रहा है बॉर्डर को लेके। फिर भाई रीजनल पार्टीज के ऊपर यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, इस प्रकार की चीजों में वो इन्वॉल्व है। रीजनल पार्टीज कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को अंदर घुसने नहीं देना चाहती हैं अपने स्टेट में, अपने स्टेट के लोगों को प्रमोट करना चाहती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में शिवसेना नाम की पार्टी अक्सर कर फेमस रही है बाहर के लोगों को परेशान करने के लिए, उनके खिलाफ एजिटेशन करने के लिए, मराठी मानुस के कंसेप्ट को फैलाने के लिए। मैं आज की बात नहीं बता रहा हूं, मैं हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूं। ओके, फिर जो रीजनल पार्टीज हैं वो फोकस करती हैं पॉपुलिस्ट स्कीम्स पे, पॉपुलिस्ट मेजर्स पे, ठीक है ना। वो अपने इलेक्टोरल बेस को स्ट्रेंथन करना चाहती हैं, ठीक है ना भाई। और इससे जो स्टेट इकोनॉमी है और डेवलपमेंट है वो एडवर्सली अफेक्ट होता है। पॉपुलिस्ट स्कीम में क्या होता है कि आप बहुत सारे बेनिफिट्स को टैक्स पेयर के मनी के एक्सपेंस पे लोगों में फैलाने की बात करते हो, लेकिन ये बात पे ध्यान नहीं देते हो कि स्टेट के पास पैसा कहां से आएगा। समझ गया। उसके बाद दे ब्रिंग इन रीजनल फैक्टर्स इन द डिसीजन मेकिंग and policy making by the coalition government at the center. They force the centralized leadership to yield their demand. ये तो मैंने आपको बताई दिया एग्जांपल कि कोalition पॉलिटिक्स में जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो सेंटर के ऊपर प्रेशर डालती हैं कि आप रूल नेशनल पर्सपेक्टिव से मत करिए, आप रूल रीजनल पर्सपेक्टिव से करिए। वो अपने रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगी, नेशनल चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगी, जो कि लॉन्ग टर्म में देश की प्रोग्रेस के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये भाई इश्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू रीजनल पार्टीज जो हमने डिस्कस किए। चैप्टर नंबर 70 दोस्तों यहां पे शुरू खत्म होता है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 71 जहां पे हम इलेक्शंस की बात करेंगे। हमारे देश में कैसा इलेक्टोरल सिस्टम है, आर्टिकल 324 से 329 इन पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इलेक्शन मशीनरी में कौन कौन आता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। इलेक्शन प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगली चैप्टर जो है 71 उसको हम लोग जल्दी लेके आएंगे आपके सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना एंगेजमेंट के लिए। गुड बाय।